अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वांटिटीज़ मज़ीद जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियसली हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जिनको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई, द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियाई और जो मास है वो क्या है न्यूक्लियाई का। तो उनको हमने नाम दिया था क्वांटिटेटिव जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अलावा कुछ उसकी प्रॉपर्टीज फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट फिनोमिनाज न्यूक्लियस के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, जो बेस करते हैं इन प्रॉपर्टीज पे, जिनकी बेस पे हम डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे, लाइक द बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि हम बार बार ये बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बाउंड हुआ हुआ है, या न्यूक्लियॉन जो है वो थ्रू द एनर्जी या फोर्सेस जो है वो बाउंड हुए हुए हैं। तो वो किस एनर्जी के साथ वो बाउंड हुए हुए हैं, वो एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन है, तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाय यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन ये क्वांटिटीज क्या हैं, और इससे हम न्यूक्लियस का कौन सा जो एक्सपेक्ट है या कौन सा बिहेवियर जो है वो न्यूक्लियस का इनके जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका बाइंडिंग एनर्जी है, आप इससे प्रॉपर्टीज से आपके बारे में, आपने इसके नाम के बारे में तो सुना हुआ है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये वो एनर्जी होती है जिस जो न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जिस क्वांटिटी की हमें जरूरत होती है, सबसे पहले वो होता है मैस डिफेक्ट। ठीक है, तो मैस डिफेक्ट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है दैट कंटेन्स न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अब हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का टोटल मास है उसमें, और अगर हम जितने न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उनके इंडिविजुअल मासेस को ऐड करें, तो हम ये देखते हैं कि जो सम ऑफ द masses ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द mass ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर आप बात कर लो हीलियम की, तो हीलियम न्यूक्लियाई में वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जितने भी हैं उसके अंदर उन सबका मैस को ऐड करें, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो सम करने से मैस आएगा, वो मैस जो होगा वो ग्रेटर होगा जो भी न्यूक्लियस का टोटल मैस होगा उससे। तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मैस डिफेक्ट। ठीक है, तो मैस डिफेक्ट को बुक, ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया, तो इसको हम देख लेते हैं जो बुक में डेफिनेशन के हिसाब से भी इसी तरह से, द डिफरेंस in the sum of masses of all the nucleons present in the nucleus and the nuclear mass is known as mass defect। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल एम का सिंबल यूज करेंगे मैसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से, ये जो सिंबल है इसमें जेड प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मैस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो मैस डिफेक्ट है उसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम मैस डिफेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ZMP यानी कि मैस ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी तरह से MN मैस ऑफ द न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या निकाला था, हमें पता था कि मैस नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू N प्लस Z, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वहां से हम N की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, N इज इक्वल टू A माइनस Z। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन एम प्राइम हमारे पास, एम प्राइम जो है वो आपके न्यूक्लियस का मैस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्लूड है। ये प्राइम सिर्फ इसको
डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम से, ठीक है। चेंज इन मास कह लें या डिफरेंस इन मास कह लें या मास आप इसको डिफेक्ट बोल लें, ठीक है। तो ऑलवेज हमने कहा कि ये जो मास होगा यानी कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का टोटल मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास है, अब ये इसमें से हम माइनस करें, इसका मतलब है ये ऑलवेज ग्रेटर होता है टू द एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो कंबाइनली अब हमें, अभी ये हम सिर्फ इसमें न्यूक्लियस की मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में न्यूक्लियस के ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि जो एटम होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो जो ऑर्बिट होंगे न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पे हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर हमने टोटल किसी एटम का मास लिखना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे मास ऑफ द जेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इक्वेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ था ZMP और यहाँ पे लिखा हुआ है ZMH, ठीक है। तो Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, अगर आप इसको ऐड करके कंबाइन लिखेंगे तो आप लिखेंगे ZMP प्लस ZME। अब ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Z इसमें कॉमन आप निकाल लें तो MP प्लस ME यानी कि एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम में होता है। तो इसलिए हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के कंबाइंड मास को मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं। तो Z जो ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो Z उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम सिंपलीफाइड फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहे होते हैं मास डिफेक्ट में, तो हम इसको, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर कर रहे हैं तो उसको ZMH की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने लगे हैं हम ड्यूट्रियम के केस में, जिसका जो सिंबल होता है एटॉमिक सिंबल दैट इज 1H2, मींस के इस जो आपका ड्यूट्रियम होता है, इस ये सबसे सिंपलेस्ट इसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन भी मौजूद है और इसमें एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z जो है वो क्या है? 1। तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में, और 1 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऑर्बिट में मौजूद है। तो हम 1 हाइड्रोजन एटम का जो है वो मास लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने इसको उस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ये जो हमने 1.15 दी है। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम जो 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमने ये लिखा है। तो एक्सपेक्टेड मास जो है वो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आया है 2.016490, ठीक है। तो जो मेजर्ड मास है, जो कि उसका ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस का मास है, वो कैलकुलेटेड मास जो हमारे पास है वो एक्सपेरिमेंटली जो वो है 2.014102। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी 2.0, ये भी 2.0 है, यहाँ पे 1 और 1। उसके बाद आगे कुछ डेसिमल प्लेसेस पे जाके इसमें डिफरेंस जो है वो मौजूद है। जब इन दोनों का क्वांटिटीज का डिफरेंस हम लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंस ये आता है 0.002388 एटॉमिक मास यूनिट। बहुत लेस क्वांटिटी है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में ये हमें इतनी छोटी सी क्वांटिटी लग रही है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो ड्यूट्रियम है उसका जो मास डिफेक्ट है वो कितना है? 0.002388 एटॉमिक मास यूनिट। ये इस मास को हम मास डिफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम मिसिंग मास भी बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वो मिसिंग मैसेज के लिए हम ये कहते हैं कि ये अपीयर नहीं होता कहीं भी, तो इसको कंसिडर ये किया जाता है कि ये मैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। तो इसी एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं बाद में। हम ये कहते हैं कि ये वो एनर्जी होती है, ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा किसी भी फॉर्म में, तो हम कहते हैं ये वो एनर्जी होती है जो कि एटम को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। अब ये किस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ये फॉर्मूला हम आगे फर्दर जाके डिस्कस करते हैं, बट हमें ये पता है कि जब हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं
वो जो मिसिंग मैस है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो किस फार्मूला से कन्वर्ट होता है? वो मैस एनर्जी फार्मूला से कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो हमारा नॉन आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप है, उसको हम यूज करते हैं। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, जिससे हम जो ये मैस डिफेक्ट से जितनी एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एनर्जी जिसमें वो कन्वर्ट हुआ, हम कहेंगे कि ये अमाउंट है, ये एनर्जी की वो अमाउंट है जो हमें रिक्वायर्ड होती है एटम को ब्रेक करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मैस डिफेक्ट से ही बेसिकली हम बाइंडिंग एनर्जी एटम की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर मैस डिफेक्ट इज अ मेजरिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटम। हम ये नहीं कहते कि वही है, लेकिन उसी से ही हम जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जब मैस डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हुआ था, तो तब ये कहा जाता था कि मोर द मैस डिफेक्ट मोर टाइटली द न्यूक्लियस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ये जो हमने ऊपर सारा डिस्कस किया है, उसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो मैस डिफेक्ट हुआ वो आपको बाइंडिंग एनर्जी मेजर करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आपने मैस डिफेक्ट कैलकुलेट किया है, तो उसी मैस डिफेक्ट से आप बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या नजर आ रहा है? इट सीम्स कि दैट कि जितना ज्यादा आपका मैस डिफेक्ट होगा, उतनी ही ज्यादा जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि उतनी ही ज्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, या उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब है कि मैस डिफेक्ट ज्यादा हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुई। एंड बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर वो टाइटली बाउंड है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यहाँ तक इसको एक्सेप्ट किया गया है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कितना एप्लीकेबल है, ठीक है। सो जब हम मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन से अभी मैंने जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किया कि जितना ज्यादा मैस डिफेक्ट होगा, उतनी ही ज्यादा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी, और हम कहेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो टाइटली बाउंड है। ये स्टडी के बाद ये जो फर्दर इस पे स्टडी की गई, उसमें यह है कि जो मैस डिफेक्ट होता है वो हमें इतनी ज्यादा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। यानी कि हम नहीं कह सकते कि जितना ज्यादा मैस डिफेक्ट होगा, उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो टाइटली बाउंड होंगे। और न्यूक्लियस टाइटली बाउंड होने का मतलब ये क्या है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है। तो इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैस डिफेक्ट है, उससे हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता चलता है, ठीक है। लेकिन हम जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट एटम्स के लिए इसको कंसिडर किया गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट की गई मैस डिफेक्ट की, तो ये देखा गया उसमें फर्दर कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर न्यूक्लियाई के लिए इक्वली ट्रू नहीं है, कि जितना ज्यादा उसका मैस डिफेक्ट था वो उतना ही स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये आगे डिस्कस हम करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कंसिडर किया गया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे गिवन है, हीलियम जो है, हीलियम के लिए मैस डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो 0.00260 यूनिट्स है, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। तो जब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की गई, तो वो है 2.4249 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये एक लाइटर न्यूक्लियर या हीलियम जो है, इसके कंपैरिजन में एक हैवियर न्यूक्लियर लिया गया जो कि यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 के लिए जो आपके पास मैस डिफेक्ट आता है, दैट इज 0.04396, ठीक है। यानी कि इसका मैस डिफेक्ट जो है वो ग्रेटर है हीलियम के मैस डिफेक्ट से। और इसकी जब कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की गई, दैट वाज 40.930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, वो है 2.4, और यहाँ पे है 40.9, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज फॉर द टू न्यूक्लियाई। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि हीलियम जो लाइटर पार्टिकल है वो ज्यादा स्टेबल पार्टिकल है एज कंपेयर टू द यूरेनियम। सो ये जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा मैस डिफेक्ट की वैल्यू होगी, उतना ही आपका स्टेबल, वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और न्यूक्लियर आपका ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रू साबित नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से हम मैस डिफेक्ट की बेस पे क्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, तो एक टर्म यूज की गई जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें आस्टन ने दिया, आस्टन 1926।
और उसने जो फार्मूला इसके लिए दिया कि आप पैकिंग फ्रैक्शन को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस मास नंबर, यानी कि ये जो आपने ऊपर यूज किया है एटॉमिक मास, यानी कि जितने भी उसके न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबका मास ऐड करें और उसमें से जो आपका मास नंबर है उस न्यूक्लियर का उसको माइनस कर दें डिवाइडेड बाय द मास नंबर। तो सीधा अगर हम डायरेक्टली बात करें तो मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय ए, इससे आपको मिलेगी पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम डायरेक्टली मास डिफरेंस जो है या मास डिफेक्ट की बेस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये हमें क्या दे रहा है, आपने अभी जो ऊपर मास डिफेक्ट निकाला था वो पूरे न्यूक्लियॉन्स के लिए या पूरे न्यूक्लियाई के लिए निकाला, यहाँ पे हमने पर न्यूक्लियन निकाल लिया, एक न्यूक्लियन के लिए मास डिफेक्ट जो है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमें अब इंफॉर्मेशन देगा, हम पैकिंग फ्रैक्शन की बेस पे हम न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अब यहाँ पे देखें कि जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है, हम कहते हैं कि अगर वो स्मॉलर होगी तो आपका न्यूक्लियाई जो है वो मोर स्टेबल होगा, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी तो आपका जो न्यूक्लियाई वो लेस स्टेबल होगा, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये जब हमने डिफरेंट न्यूक्लियाई जो मास नंबर के न्यूक्लियाई थे उनके हमने प्लॉट ड्रॉ किया पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, यानी कि हमने पैकिंग फ्रैक्शन और एक जो मास नंबर है इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमें ये वहां से ये चीजें क्लियर होती हैं कि ये किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये ग्राफ की कंक्लूजन है, कंक्लूजन से पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है इसका, यहाँ पे देखें वाई एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं मास नंबर। तो ये कर्व का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की, और तकरीबन यहाँ पे इतनी वेरी नहीं कर रही, और उसके बाद जब हम आगे जा रहे हैं तो ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज तो नहीं हो रही, लेकिन ये एक कांस्टेंट सी लाइन नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा इसमें डिक्रीज नहीं, और उसके बाद ये कुछ पॉइंट पे जाके ये आप देख रहे हैं ये जीरो लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक बनाऊं तो ये जीरो लाइन है, यहाँ तक आपकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो हम कहते हैं डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूं तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूं, ठीक है, तो अब यहाँ तक आपकी कहेंगे हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये 0 पॉइंट तक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिर इस पॉइंट से लेके आगे तक ये वैल्यू जो है वो इस लाइन जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे है, मीन पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और उसके बाद फिर से वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, यानी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन कर्व का ट्रेंड क्या है, कि पहले डिक्रीजिंग ट्रेंड है और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते होते ये आपकी वैल्यू जो है वो उसकी जीरो हो जाती है पैकिंग फ्रैक्शन की, और फिर उसके बाद उसकी नेगेटिव वैल्यू है, और फिर कौन से मैसेज नंबर पे हैवी जो आपके हायर हैवी न्यूक्लियर के केस में जाके जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जीरो से आगे हम जाएं, यानी कि लाइटर के केस में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद इस रीजन में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये हम तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ तक जाएं तो 100 से अबव जाके, और फिर 200 या इससे पहले ही ये जाके पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने जो ऊपर डेफिनेशन देखी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला है कि जहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहाँ पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे नेगेटिव इसकी वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे जो आपके निकले हैं वो ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे और इस रीजन में यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है पैकिंग फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप देखें कि जो न्यूक्लियाई 200 से अबव है वो हमारे हैवी न्यूक्लियाई हैं, तो हैवी न्यूक्लियाई में स्टेबिलिटी कम है, उनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव है,
तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, तो वो हमें पहले भी पता है कि जो आपके हैवी न्यूक्लियाई उनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो उनकी ज़्यादा है, इसी वजह से वो लेस स्टेबल है। तो ये तो हम पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है जो हैवी न्यूक्लियाई है उनके केस में कि वो जिनका जो मैस नंबर है वो ग्रेटर देन 200 है, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये नेगेटिव वाले हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, और इससे पहले भी जो कुछ न्यूक्लियाई हैं वो जिनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे पीक में आपको मिलेगी वो लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को जितना भी हमने इसका ग्राफ को देखा है, अब ज़रा हम इसको पॉइंट्स के फॉर्म में इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं, फॉर वेरी लाइट न्यूक्लियाई, यानी कि जो फर्स्ट रीजन हमने बात की है, फॉर एग्जांपल ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम, तो यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वह लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, आपने देखा पीक वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियॉन जो है वो लूजली बाउंड है। ठीक है, यानी इनकी लूजली बाउंड है क्योंकि इनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके न्यूक्लियन लूजली बाउंड है। सेकंड केस में देखें, एज मैस नंबर ए इंक्रीजेज अप टू 16, the packing fraction goes on decreasing till it becomes 0 for a is equal to 16। ठीक है, और a is equal to 16 किसकी बात कर रहा है, वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जीरो की बात हो रही है, यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वो इस पॉइंट को बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये राउंड अबाउट वो रीजन बनता है। अगर आप कोई और इसकी कर्व देखें जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा मेंशन किए होंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी नियर अबाउट वो ऑक्सीजन की होगी, वहां पे जाके जो है आपकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब हम न्यूक्लियाई है उससे ग्रेटर मैसेज की तरफ जाएं तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। वो कहाँ पे, ग्रेटर देन 16, यानी 16 से आगे चले जाएं, 0 से आगे, और 160 से लेस पे। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो स्ट्रांगली बाउंड हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़े से रीजन में हमें जो कर्व होगी यानी कि ग्रेटर देन 60 और लेस देन 80 पे थोड़ी वो फ्लैट कर्व नजर आएगी, जो मैंने आपको शो भी करवाई थी। तो नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन आल्सो मींस दैट इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस न्यूक्लियाई इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट, हमें नेगेटिव का मतलब ये है कि वो इतने टाइटली बाउंड है कि हमें इसको एक्सटर्नली एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद बियॉन्ड 180, जब हम ग्रेटर देन 180 लेते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन अगेन जो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई जो 235 से अबव जाए वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये यही कर्व अगर आपने ड्रा करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ तक आपसे कहा था, यहाँ कहीं, तो ये 180 से ग्रेटर जितने भी हैं वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, तो अगेन वो लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है बेसिकली उसी उसी से हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कर्व ये हमारी बड़ी नॉन पैकिंग फ्रैक्शन कर्व है। पैकिंग फ्रैक्शन कर्व से हम फ्यूजन और फिशन का फिनोमिना भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमें पता है फ्यूजन का फिनोमिना क्या है। फ्यूजन में हम ये कहते हैं कि लाइटर पार्टिकल जो है वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके वो हीलियम बनते हैं। ठीक है, मोस्टली हम कहते हैं कि 1H2 या 1H2 ड्यूट्रियम या ट्यूटियम मिलते हैं तो हमारे पास हीलियम बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनकी और इनकी दोनों की पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो स्टार्ट में देखें तो वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसलिए कि लेस स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हीलियम बन जाते हैं। तो हीलियम की जो पैकिंग फ्रैक्शन है एज कंपेयर टू दीज ये वो कम होती है, वो क्योंकि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दोनों लाइटर पार्टिकल कंबाइन होते हैं और अपनी ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू को कम करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हीलियम बनते हैं तो उनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और ये स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पैकिंग फ्रैक्शन की बेस पे जो फिशन का फिनोमिना है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हैवी है, यहाँ पे आपने देखा हैवियर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेस स्टेबिलिटी है। तो जब ये आपका यूरेनियम जो है वो फिशन फिनोमिना करता है और ये ब्रेकअप हो जाता है टू इंटरमीडिएट में, तो ये वो वाला रीजन बन जाता है जहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है।
तो जब ये नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन वाली वैल्यू में आते हैं तो ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या अपनी जो है पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए यूरेनियम 235 जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये आगे उन्होंने मजीद हैवी न्यूक्लियर की एग्जांपल जो है वो शो करवाई है। सो पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू से हम किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अभी जिस तरह से आपने कैलकुलेट किया है, जिस तरह से अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग फ्रैक्शन की जो कर्व है उसकी बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। सिमिलरली इसी तरह से हम एक कर्व जो है वो नॉन कर्व पढ़ते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट करके भी आप न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो ये भी हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही देंगे। पैकिंग फ्रैक्शन में आपने देखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और मास डिफेक्ट से आप फिर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, हम उसमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करके हम जो है वो कर्व ड्रा करते हैं, स्टेबिलिटी कर्व जो है वो ड्रा करते हैं, और उससे हम बता सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई जो है वो मोर स्टेबल हैं और कौन से लेस स्टेबल हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने वहां पे वो कर्व देखी थी, यहाँ पे ये वो कर्व है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये कर्व जो है, हम कहते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये इनवर्स होती है पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं थ्योरेटिकली कि दैट जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी। तो इसलिए वहां पे कर्व का और यहाँ पे कर्व का आपको जो ट्रेंड है वो जो है वो उलट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था पैकिंग फ्रैक्शन की कर्व में वाई एक्सिस पे आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन थी, यानी कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे आपके पास क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और दूसरी साइड में आपके पास वहां पे भी मैस नंबर था और यहाँ पे भी मैस नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे स्मॉलर मैस नंबर पे आप ये देखें जीरो की लाइन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये आपकी कर्व जो है यहाँ तक स्मूथली इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रही है। और उसके बाद इसमें आपको कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस या किंक्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ी स्मूथ हो जाती है और थोड़ी देर के लिए ये कांस्टेंट या स्टेबल रहती है, और उसके बाद ये टूवर्ड्स द नेगेटिव जो है वो मूव करना शुरू होती है, यानी कि डिक्रीजिंग ट्रेंड इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब वहां पे देखें जो इनिशियल पार्ट था पैकिंग फ्रैक्शन में, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू से वो डिक्रीज हो रही है पैकिंग फ्रैक्शन कर, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू से वो इंक्रीज हो रही है। फिर जैसे वहां पे स्टार्ट में आपको दरमियान में जाके आपको कहीं स्टेबिलिटी थोड़ी देर के लिए नजर आती है, तो यहाँ पे भी आपको वो स्टेबिलिटी जो है वो नजर आती है। उसके बाद वो कर्व जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये कर्व जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जाती है। तो आप ये देखो कि लाइटर पार्टिकल के केस में यहाँ पे आपका 50 है, तो लेट्स सपोज ये सेंटर है, तो यहाँ पे आपका जो मैस नंबर है वो 25 है। तो ये 0 से 25 का रीजन है, तो ये इसके सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा 12। तो इसका मतलब ये 12 से पीछे आपके बिल्कुल लाइटर पार्टिकल है, यहाँ पे इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और फिर कुछ पॉइंट्स पे जाके ये आपको कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो एक्स्ट्रा, यहाँ पे वो मेंशन तो नहीं है, मैं आपको इसकी कोई और कर्व भी दिखा दूंगी। यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी शो करते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे वो वाले न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल हैं। जैसे आपने वहां पे देखा था कि वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और यहाँ पे थोड़ी वो स्टेबल रहती है या कांस्टेंट रहती है या स्मूथ रहती है। और उसके बाद जब आप ये देखें 150 के बाद ये थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड आता है, और जब आप 200 से अबव जाएं तो ये और लेस होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम आपका जो पॉइंट नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट देखें तो मैक्सिमम आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज अभी तक डिस्कवर हुई हैं दैट इज 8.6 और 8.7 समथिंग इतनी। तो ये आपका 8 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कहीं आपका 8.5 और 8.6 है। अगर आप यहाँ से लाइन ड्रा करें तो मैक्सिमम जो आपके पास पीक वैल्यू आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की दैट इज 8.7 और 8.6, ठीक है। तो उसके बाद ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियस हैं जिनकी एनर्जी 8 और 8.5 है ये मोर स्टेबल है,
और अगर आप ये लास्ट वाले देखें, यानी कि जहाँ पे आपका ये 200 वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये 8 से कम हो जाएगी, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो यूरेनियम जो है उसके लिए हमें पता है कि यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई है, उसके लिए 7.4 या 7.7 हम वो डिफरेंट बुक में रेफरेंस कोड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसलिए वो लेस स्टेबल है। तो जैसे ही आपने कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा था पैकिंग फ्रैक्शन का, इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ये हमारे पास है मैस डिफेक्ट है फार्मूला जो हमने डिफाइन किया था। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था कि ये मैस एनर्जी रिलेशनशिप है, आइंस्टाइन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वहां से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है, जो कन्वर्जन फैक्टर हम यूज करते हैं वो ये है कि वन एटॉमिक मैस यूनिट, ये हमने स्टार्ट में मैंने आपको ड्राइव भी करके दिया था कि वन एटॉमिक मैस यूनिट, अगर आपके पास एक एटॉमिक मैस यूनिट होगा तो कितनी एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो जो भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी उसमें मैस डिफेक्ट को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आएगी। और अगर आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपके पास मैस डिफेक्ट आया। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आई, सी स्क्वायर से मैस डिफेक्ट को सी स्क्वायर से कैलकुलेट करें, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आएगी। उस बाइंडिंग एनर्जी जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको अगर आपने अगर आप उस एटॉमिक मैस यूनिट को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप 931 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए। तो आप इसको सिंपली मैस नंबर से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी, और ये जो आपने कर्व में ड्रा करना है आपने इसको ड्रा करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। तो ये उसमें है कि जो आपका हीलियम है, कार्बन है, O16 है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये आपको स्मूथली कर्व के ऊपर यहाँ पे नजर आएगी इन रीजन्स में जो मैंने आपको रीजन्स दिखाए थे। ठीक है, अब आप देखें कि लेस देन 12, मैंने कहा था कि ये आपका 25 है और ये आपका 12 है, और ये इससे लेस देन 12 पे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होती है कुछ। और उसके बाद जब हम ग्रेटर मैसेज की तरफ जाते हैं या ए इज इक्वल टू 15 तो हमें फ्लैट मैक्सिमम कर्व ऊपर नजर आती है, जहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मैंने आपको दिखाई थी कि 8 से अबव चली जाती है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, 140 या 150 से अबव जाएं, और उसके बाद हम देखते हैं कि 140 के बाद जो आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीजिंग कर्व होती है। और यहाँ पे जाके जो इसकी वैल्यू है 200 से अबव, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 200 है, 250 है, तो यहाँ पे 225, और यहाँ पे कहीं जाके जो इसकी वैल्यू 7.6 है। ठीक है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू और जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि वो आपको किंग्स और ये जो नजर आ रहे हैं, ये शार्पनेस और ये किंग्स नजर आ रहे हैं, ये कहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये हीलियम है, ब्रीलियम है, कार्बन है और 16 है, ये ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो कि अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई की निस्बत ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपने पैकिंग फ्रैक्शन की कर्व से फिशन और फ्यूजन का फिनोमिना जो था वो एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली आप यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जो स्टार्ट में और यहाँ जैसे आपने पैकिंग फ्रैक्शन में बताया था, तो इस रीजन में जो बाइंडिंग आपका यूरेनियम कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब आपका यूरेनियम यहाँ से ब्रेकअप होगा और वो जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आएंगे वो किस रेंज में आएंगे, वो इस रेंज में आ जाएंगे, जो भी इसके फिशन से इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनेंगे वो इस रेंज में आ जाएंगे, यानी कि वो स्टेबल रीजन में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे जो स्टार्ट में न्यूक्लियाई थे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम है, उनकी अगर आप फ्यूजन रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज 1H2 और 1H2 का, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जीज की वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है,
और यहाँ पे जो आपको नजर आएगा, मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, जो यहाँ पे आपके पास कहीं हीलियम एग्जिस्ट करती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी दिखाया कि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था ये। तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वो यहाँ पे ये जो आपको किंग्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो ये लाइटर न्यूक्लियाई भी कंबाइन होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। सो जिस तरह से आपने पैकिंग फ्रैक्शन से बताया, इसी तरह से हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ये चीज डिफाइन की है कि किस कौन से जो न्यूक्लियाई हैं आपके, या किन मैस नंबर के न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेबिलिटी रीजन में फॉल करते हैं, और कौन से जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और उनकी स्टेबिलिटी भी कम है। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, ये आप दोनों कर्व जो हैं वो आपको समझनी है, और इनको आपको ड्रा करना आना चाहिए, और इनको हम डिफरेंट बुक से देख सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों कर्व से हमने इनको देखा है, कर्व से मैंने आपको इनको डिस्कस करके बताया है स्टेबिलिटी को, यानी बाइंडिंग एनर्जी पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, और पैकिंग फ्रैक्शन से। और ये भी चीज हमने देख ली है कि ये इनवर्स कर्व है, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन और जो बाइंडिंग एनर्जी की कर्व है, ये इनवर्सली जो है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और तो हम इसके साथ साथ इसको अगर मजीद डिटेल में इन कर्व को देखना चाहते हैं, तो हम जो केप्लान की बुक है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है मैस नंबर की वो ज़्यादा गिवन है, और ये जो किंग्स हैं यहाँ पे उनको न्यूक्लियाई के साथ जो है वो शो करवाया गया है कि यहाँ पे कौन से न्यूक्लियाई जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इनको मजीद डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे।